सुप्रभात, नमस्कार, वंदन। आज क्लास 12th का भूगोल अर्थात ज्योग्राफी का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लेकर आ रहा हूं बच्चों। तो चलिए देखते हैं। चलिए बच्चों, एनसीईआरटी का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आ रहा हूं और इसमें सभी चैप्टर से जो है आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। यानी सभी चैप्टर यानी ज्योग्राफी के जितने भी चैप्टर आपके सिलेबस के अंदर आता है उस सिलेबस से रिलेटेड जितने भी एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं आप तक जो है क्वेश्चन और आंसर पहुंचाऊंगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मानव के प्रकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। मानव के प्रकृतिकरण की व्याख्या करें। सबसे पहले हम लोग ये जान ले बच्चों कि मानव भूगोल यानी भूगोल का जनक कौन है, तो इरेटोस्थेनीज है। लेकिन अगर हम लोग मानव भूगोल की बात करेंगे तो मानव भूगोल का जनक कौन है, फ्रेडरिक रेडजिल। ठीक है ना। ये अपनी किताब में लिखे हैं, एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक एक किताब लिखे हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये आप याद रखेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं कि मानव की प्रकृतिकरण क्या है। बोले मनुष्य अपनी प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी की सहायता से अपने भौतिक पर्यावरण से अनोन क्रिया करता है यानी अनुनाश्रय क्रिया करता है, संबंध बनाता है और प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर को सूचक होती है। अच्छा, सांस्कृतिक विकास क्या है ये भी आप जान लीजिए। तो सांस्कृतिक विकास जब मानव के अंदर जो है कुछ परिवर्तन होने लगता है, लोग एकत्रित होकर के जीने लगते हैं, उनका आचार विचार बदलने लगता है, संस्कार बदलने लगता है, तो उसको हम लोग सांस्कृतिक विकास कहते हैं। पढ़ाई की सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद, जिसे बोल रहे हैं मानव क्या करता है, प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास करता है या कर पाया है। जिसे कहने का मतलब है कि मानव ने प्रारंभिक अवस्था में जब नदी में पानी बहती है या बह रही थी, तो उस बहता हुआ पानी में एक किनारे से दूसरे किनारे जाने के लिए पानी को समझा, तब जाकर के नाव उन्होंने बनाया, जहाज बनाया, है ना। गर्मी को समझा तो उन्होंने क्या है, अपना झोपड़ी बनाया और गर्मी से बचने के लिए धुकनी बनाया, पंखा बनाया। तो इस तरह मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद वो क्या करता है, टेक्नोलॉजी का विकास कर पाया है। जिसे यहाँ पर फिजिक्स का दिया है कि उदाहरण स्वरूप देखिए, यहाँ घर्षण और उष्मा की संकल्पना यानी जो है घर्षण यानी फ्रिक्शन जो हुआ और हीट की जो परिकल्पना है या संकल्पना ने अग्नि की खोज में हमारी सहायता की। अगर हम लोग पत्थर से पत्थर जो है आदिम मानव घर्षण किया, तब जाकर के उष्मा पैदा हुआ और जो है आग की निर्माण हुआ या आग की खोज हुई। इसी प्रकार डीएनए मतलब होता है कि आप किसका बेटा है या आपकी माँ कौन है, पिता कौन है ना। तो डीएनए को समझा यानी खून को समझा, तब जाकर के डीएनए पता चला कि आपकी माँ और पिता कौन है। और अनुवांशिक के रहस्यों को समझने में या समझने हमें एक अनेक बीमारियों का नियंत्रण करने का योग बनाया। जिसे ब्लड ही चढ़ाना होता है किसी बीमार व्यक्ति को, तो पहले उस ब्लड ग्रुप को मापा जाता है और ब्लड ग्रुप को मापने के बाद उसी ब्लड ग्रुप का उसको खून को क्या किया जाता है, सलाइन किया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है मानव प्रकृति को क्या किया, समझा और उनके अनुरूप जो है ढला। इसी को क्या कहते हैं, मानव प्रकृतिकरण कहते हैं। अब आगे आइए, क्या कहता है कि प्रकृति का ज्ञान प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। जब तक आप प्रकृति को नहीं समझेंगे तो टेक्नोलॉजी का विकास कर पाना संभव नहीं है। आगे कहता है कि प्रौद्योगिकी मनुष्य की पर्यावरण और बंदिशों को कम करती है। जैसे आप जो है टेक्नोलॉजी को जितना इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी जो विकास हो रहा है,
प्रकृति के जो बंदिश था, प्रकृति से लोग जो डरते थे, आज जो है स्वतंत्र हो गया है। प्रकृति से लोग डर नहीं रहे हैं, बल्कि प्रकृति ही डर रहा है। प्रकृति पर्यावरण से अनुन्याय क्रिया की आरंभिक अवस्था में मानव इससे अधिक प्रभावित हुआ था। यानी जो है प्रारंभिक अवस्था में प्रकृति से मानव जो है काफी प्रभावित हुआ था। क्यों? क्योंकि मानव जो था प्रकृति के अनुसार ढलता था, प्रकृति को पूजा करता था, है ना, धरती माँ को या सूर्य भगवान को या पेड़ पौधों को जो है मानव क्या करता था? पूजा करता था। आज के डेट में जो है आधुनिक मानव क्या कहता है? रूढ़िवादिता है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या है, उन्होंने प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया, जो है प्रकृति के आदेशानुसार जो है अपने आप को। आज भी देखिए कृषि जो है ना मौसम के आधार पर होता है, कहीं ना कहीं मौसम क्या है? प्रकृति है। तो हम लोग अपने आप को, चाहे खरीफ फसल हो, चाहे रबी फसल हो, चाहे जायद फसल हो, हम लोग क्या करते हैं? मौसम के आधार पर करते हैं, प्रकृति के अनुसार करते हैं। इसका कारण यह है कि प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न था। उस समय जब आरंभिक अवस्था में अगर एकदम प्रकृति से ढला हुआ था, उस समय क्या है? प्रौद्योगिकी का जो है अत्यंत जो है निम्न स्तर था, उतना डेवलप नहीं किया था। लेकिन आज अगर कृषि का प्रोसेस अगर आप देखेंगे तो सारा मशीन से होती है। और उस समय क्या होता था कि परंपरागत तरीके से हल बैल के द्वारा हुआ करता था, काफी परेशानी होती थी। तो इससे ये पता चलता है कि उस समय की जो टेक्नोलॉजी थी वो काफी पिछड़ी हुई थी। और मानव के सामाजिक विकास की अवस्था भी आदिम थी। यानी कोई किसी को पता नहीं था कि संस्कृति का विकास कैसे होगा, समाज का विकास कैसे होगा, प्रौद्योगिकी का विकास कैसे होगा, कैसे जीना चाहिए, ये लोगों को पता नहीं था। आदिम मानव समाज और प्रकृति के प्रबल शक्तियों के बीच इस प्रकार के अनुन्याय क्रिया को एक पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा। प्रारंभिक अवस्था को क्या कहा था उन्होंने? निश्चयवाद। जब मानव प्रकृति के अनुरूप ढल गया तो उस अवस्था को निश्चयवाद कहा गया। प्रौद्योगिकी विकास की उस अवस्था में हम प्राकृतिक मानव की कल्पना कर सकते हैं। यानी उस समय का जो है स्थिति को आप फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और जो प्रकृति को सुनता था उसकी प्रचंडता से भयभीत होता था। यानी जब उनका जो है, जब देखे होंगे कि बाढ़ आ जाता है तो नदी किनारे ही उस समय जो है सभ्यता के विकास हुआ था। तो जब नदी के किनारे बाढ़ आती थी तो प्रचंड उसका जो रूप हुआ करता था, तो काफी लोग उससे प्रभावित हुआ करता था। वर्षा से काफी लोग प्रभावित हुआ करता था, धूप से काफी प्रभावित हुआ करता था, घने जंगल हुआ करता था, तो उससे भी लोग क्या होते थे? डरते थे। आज भी घने जंगल में अकेले जाना लोग डरते हैं। क्यों? क्योंकि वहां जो है जंगली जानवरों का भय होता है। तो कहीं ना कहीं जो है प्रकृति की प्रचंडता से भयभीत था, डरा हुआ था। और यही कारण है कि उसकी क्या करता था? पूजा किया करता था। जैसे क्या? इंद्र भगवान को, यानी वर्षा का देवता इंद्र भगवान को लोग पूजा किया करते थे। पृथ्वी माता का पूजा किया करता था, सूर्य भगवान का पूजा किया करता था। सूर्य भगवान को तो हालांकि अभी भी पूजा होती है, धरती माँ का तो अभी भी पूजा होती है ना। बड़े सतत पोषण हेतु मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। हम लोग आज भी जो है, मनुष्य जो है प्रकृति पर जो है या प्राकृतिक संसाधनों पर जो है प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित है। हम लोग जो पोषण ले रहे हैं, हम लोग जो आहार ले रहे हैं, वो कहाँ से उत्पादन होती है? तो पृथ्वी से। तो कहीं ना कहीं जिंदा रहने के लिए हमको पृथ्वी से प्रत्यक्ष रूप से क्या है? निर्भर रहना होता है। ऐसे समाजों के लिए भौतिक पर्यावरण माता प्रकृति का क्या रूप धारण करता है। तो यही कारण है कि हम लोग धरती माँ का भी पूजा किया करते थे। ठीक है, चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये भी आपके एनसीईआरटी के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलता है कि प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति जो है मानव के आधार पर ढल रहा है। बोला है कि जब मानव प्रकृति द्वारा दिए गए अवसरों का लाभ उठाता है, जैसे भी मान लिया जाए कि हमारे यहाँ खनिज है, हमारे झारखंड में जो है खनिज संपदा है, तो उस खनिज संपदा को क्या कर रहा है मानव? उसको निकाल करके है
कि ताप विद्युत का उत्पादन कर रहा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां उससे चल रही हैं, ठीक है ना, तो उसका लाभ उठा रहा है। तब उनके उसके क्रियाकलापों की छाप प्रकृति वातावरण पर भी पड़ती है। इस परिस्थिति को प्रकृति का मानवीकरण कहते हैं। देखिए आज जो है, जब जो है क्रियाकलाप मानव द्वारा होती है तो क्या है कि प्रकृति प्रभावित हो रही है। कहने का मतलब है प्रदूषण, ठीक है ना, प्रदूषण जो है क्या है, मानव द्वारा जो है प्रकृति को नुकसान पहुंचा रही है ना। तो इसी को हम लोग बोलेंगे प्रकृति का मानवीयकरण। अच्छा, मानवीय क्रियाकलापों की छाप आज सर्वत्र दिखाई देती है, जैसे गांव गांव खेत, नगर, सड़कें, रेलमार्ग, खाने, बंदरगाह आदि इसी की अभिव्यक्ति है। कहने का मतलब है कि पृथ्वी को चीर करके जो है ट्रेन बिछाई जा रही है, या जंगल को काट करके जो है खेत बनाई जा रही है ना, सड़कें बनाई जा रही हैं, खाने जो है आप देख रहे होंगे माइंस के द्वारा जो है पृथ्वी को खोद करके निकाला जा रहा है, बंदरगाह की भी जो है फायदा उठाया जा रहा है यातायात के द्वारा। तो कहीं ना कहीं जो है प्रकृति का दोहन करके जो है मानव अपनी संसाधनों को यूज कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, तो इसे हम प्रकृति का मानवीकरण कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों जो आपके एग्जाम में आएंगे। अब बच्चों दूसरा चैप्टर जो है 12th का ज्योग्राफी के एनसीईआरटी क्वेश्चंस, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उसी को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ बोलता है कि मानव विकास की 3 मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं। लेकिन अगर हम लोग मानव विकास की बात करें, है ना, अगर हम लोग जो है एनसीईआरटी का जो मानव विकास का क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं, तो मानव विकास का जो अवधारणा सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने दिया था। आप अगर 11th की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मानव का विकास, मानव की उत्पत्ति से रिलेटेड जो है क्लास 11th के हिस्ट्री में उन्होंने ओरिजिन टू अ स्पीसीज नामक एक किताब में लिखे थे। लेकिन हम लोग अगर मानव विकास सूचकांक की बात अगर करते हैं, तो मानव विकास की सूचकांक जो है डॉक्टर महबूबुल हक ने दिया है, जो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री है। और कब दिया था उन्होंने अपनी मानव विकास सूचकांक का, तो 1990 में दिया था, ठीक है ना। HDI क्या बोला जाता है उसको, HDI बोला जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोला जाता है, ठीक है ना। ह्यूमन डेवलप इंडेक्स नंबर जो है 1990 में कौन दिया था, तो डॉक्टर महबूबुल हक ने दिया था। अच्छा, HDI रैंक जो है कौन मेजर करता है, कौन मापता है, तो एक और इंटरनेशनल संस्थान है जिसका नाम है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसकी स्थापना जो है अमेरिका में 22 नवंबर 1965 में हुई थी। और यही संस्था जो है HDI को मापता है, कब से, तो 1990 से, ठीक है। और मानव विकास की अवधारणा किसने सबसे पहले दिया था, तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे बच्चों, मानव विकास की 3 मूलभूत कौन कौन सी जो हैं या क्षेत्र, उसका क्या बोला, दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीना। पहला क्या है कि आप स्वस्थ रहिए, ठीक है ना, आप दीर्घायु रहिए, लंबे उम्र तक जिए। दूसरा है कि आपके पास ज्ञान प्राप्त कर पाना, यानी ज्ञान जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है स्वास्थ्य, दूसरा ज्ञान, और तथा एक शिष्ट जीवन जीने के पर्याप्त साधनों का होना माना जाता है, जिसको हम लोग प्रशिक्षण कहते हैं, ठीक है। विकास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है ये तीनों का होना जो है। अगर जिस व्यक्ति के पास जो है अच्छा स्वास्थ्य है, अर्थात दीर्घायु जीवन है, उसके पास पर्याप्त ज्ञान है, और उस ज्ञान को अच्छे तरीके से जो है प्रयोग करने के लिए अगर प्रशिक्षण कर रखा है, उनके पास स्किल है, उनके पास कौशल है, तो वही क्या है, आपका मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र हैं जो आपको आगे बढ़ाता है। फिर क्या है कि अभी के डेट में मानव विकास सूचकांक जो है भारत का वर्तमान में 134वां पोजीशन पर है, बहुत पीछे है। इसलिए हम जैसे गुरु जो हैं विद्यार्थियों को ये बताते हैं कि भारत का जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नंबर में बहुत पीछे है। इसलिए
पढ़ना जरूरी है। क्या जरूरी है? पढ़ना जरूरी है। बौद्धिक शक्ति को आपको बढ़ाना है और अपने आप को दीर्घायु बनाना है। आगे चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में है मानव विकास के 4 प्रमुख घटक के नाम लिखिए। क्या बोल रहा है? मानव विकास के एक 4 उपागम है। क्या क्या उपागम है, चलिए देखते हैं। देखिए आपका आंसर जो है यहाँ से, मानव विकास के 4 प्रमुख घटक कौन कौन है? पहला है समता, यानी इक्विटी बहुत जरूरी है। लोगों के अंदर क्या होना चाहिए? इक्विटी होना चाहिए। सतत पोषणीयता होना चाहिए। अभी हम बताएंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। फिर उत्पादकता क्या है, प्रोडक्टिविटी क्या है। उसके बाद सशक्तिकरण, ये 4 जो है 5, जैसे क्या है ए बी सी, यहाँ पर जो है नंबरिंग गलत किया हुआ है तो यहाँ सी होगा और यहाँ पर क्या होगा? डी होगा। तो यहाँ 4 जो हैं प्रमुख घटक है जो मानव विकास का एक स्तंभ है ना। घर को बनाने के लिए 4 पिलर खड़ा किया जाता है, उसी तरह मानव के विकास के लिए ये 4 पिलर हैं। पहला क्या होना चाहिए? मानव में इक्विटी होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, सतत पोषणीयता होनी चाहिए, उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, सशक्तिकरण का होना जरूरी। चलिए हम लोग जानते हैं कि समता क्या है। बोले समता से तात्पर्य है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ क्या बोल रहे हैं? समाज के हर एक व्यक्ति यानी प्रत्येक व्यक्ति को उच्च नीच, लिंग, आय तथा जाति का भेदभाव को छोड़कर विकास करने का अवसर है। ठीक है ना। समता का क्या मतलब है कि समाज में जितने भी लोग रहते हैं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई लिंग नहीं, आय और जाति या वर्ग है ना को लेकर के जो है कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। और उस भेदभाव को छोड़कर जो विकास के अवसर आपको मिले हैं उस पर खरे उतरना ही क्या कहलाता है? इक्विटी यानी इक्वालिटी कहलाता है, समता या समानता कहलाता है। चलिए दूसरा हम लोग जान लेते हैं कि सतत पोषणीयता क्या है। इसका तात्पर्य ऐसे विकास से लिया जाता है जिसमें संतुलित विकास हो, अर्थात विकास से पर्यावरणीय क्षति ना हो। ऐसा विकास जो भविष्य को देखते हुए भी, फ्यूचर को देखते हुए भी प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना है और इस तरह उसका प्रयोग करना है कि वर्तमान में विकास भी करना है। तो इस तरह के विकास की प्रक्रिया को सतत पोषणीयता कहा जाता है। यानी वर्तमान में विकास भी करना है और साथ ही साथ भविष्य के लिए जो है उस संसाधन को बचा करके भी रखना है और साथ ही साथ जो है पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना है। इसी को सतत पोषणीयता कहा जाता है। और आगे हम लोग देखेंगे उत्पादकता से तात्पर्य श्रम की उत्पादकता से। अच्छा, उत्पादकता में बता दूं कि किसी भी श्रम की जो कार्य क्षमता होती है और उसके कार्य क्षमता के अनुसार जो है उसको आय प्राप्त होता है तो उसे उत्पादकता कहा जाता है। जिसे कहने का मतलब है कि एक प्रिंसिपल है और एक जो है स्वीपर है जो झाड़ू लगाती है दूसरा, तो दोनों की प्रोडक्टिविटी क्या है? इसकी प्रोडक्टिविटी लाखों की सैलरी मिलता है, ठीक है ना, और इसको जो है मान लो 10,000 मिलता है, तो इसकी प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं ज्यादा है। प्रिंसिपल की प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता ज्यादा है, कार्यक्षमता ज्यादा है, कार्यक्षमता के अनुसार उसको पेमेंट मिल रही है, ठीक है, और इसकी कार्यक्षमता मात्र 10,000 का है, तो किसकी प्रोडक्टिविटी अधिक हुई, किसकी उत्पादकता ज्यादा हुई? तो प्रिंसिपल का। तो उसकी कार्यक्षमता को उत्पादकता कहा जाता है। और उसके बाद आते हैं सशक्तिकरण से तात्पर्य व्यक्तियों की समग्र रूप से सक्षम होना। अगर मान लिया जाए कि महिला का क्या अधिकार है, महिला क्या क्या कर सकती हैं, ठीक है ना, अगर उनको जागरूक करना, ठीक है ना, उसको उनकी क्षमता के बारे में बताना ही क्या है? सशक्तिकरण है। आप सुने भी होंगे महिला सशक्तिकरण। तो महिलाओं को जागरूक किया जाता है कि आप क्या कर सकते हैं, आपके अंदर कौन कौन सी जो है एबिलिटी है, आप कितने काम करने में सक्षम है। अगर ये सारी चीजें उनको बताया जाए तो देश यूं ही डेवलप कर जाएगा। आपको मैं एक और महिलाओं से संबंधित मैं बताऊं कि जिस देश में महिलाओं की संख्या अधिक होती है वह देश जो होती है, पुरुष के अपेक्षा अगर महिला अधिक होती है तो वह देश क्या होता है? विकसित होता है, डेवलप होता है। तो महिलाओं को कहीं ना कहीं सशक्तिकरण की जरूरत है, ठीक है, लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आएंगे
थर्ड क्वेश्चन में है बच्चों कि मानव विकास सूचकांक के आधार पर देशों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। बोले मानव विकास की सूचकांक यानी HDI की बात कर रहे हैं, किस आधार पर जो है वर्गीकरण किया जाता है। भारत को 134वां पोजीशन बता रहा है, जबकि भारत के पास वर्तमान में दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला, फिर भी 134वां पोजीशन में क्यों है। तो किस आधार पर जो है मानव विकास सूचकांक को मापा जाता है और देशों को वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन किया जाता है, चलिए जानते हैं। मानव विकास के जो सूचकांक तैयार होते हैं, मानव विकास का जो सूचकांक तैयार होता है 0 से 1 के बीच होता है। आपको यही याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है कि मानव विकास सूचकांक जो है उसका जो है कितना से कितना तक जो है मेजर किया जाता है। आपको पूछ देगा 0 से 1, 1 से 10, ठीक है ना, या फिर कह सकता है कि -1 से लेकर के +1। तो आपको इस तरह का ऑप्शन दे सकता है। तो आपको याद रखना है मानव विकास का जो सूचकांक जो तैयार होता है वो 0 और 1 के बीच पॉइंट्स दिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि मानव विकास के जो 3 आयाम है, 3 आयाम कौन है। तो पहला स्वास्थ्य की बात करते हैं हम लोग, क्या की बात करते हैं, तो स्वास्थ्य पहला ये देखा जाता है कि कौन सा देश में जो है वहाँ के लोग जो है सबसे ज्यादा हेल्दी रहता है। दूसरा चीज देखा जाता है शिक्षा, यानी कि किस देश में जो है लिटरेसी रेट जो है कितना है। तीसरा आयाम देखा जाता है कि वहाँ जो है काम करने की स्किल क्या है, यानी कौशल लोगों के पास कितने कितने हैं। तो ये 3 चीज पर जो है मेजर किया जाता है। उसके बाद ज्यादातर पॉपुलेशन अगर आपकी इन तीनों में है तो आपको 0 से 1 के बीच में लाएगा, उसको मेजर करेगा, परसेंटेज तैयार किया जाता है। अब यहाँ देखिए पहला क्या है कि उच्च सूचकांक वाले देश, जो उच्च मतलब हाई इंडेक्स नंबर में जो आता है, जिनका स्कोर 0 से 8 से ऊपर रहता है, यानी 0.8 से अगर ऊपर होगा, ठीक है ना, तो उसको जो है क्या कहा जाता है कि नंबर 1 रहता है। जिसे नॉर्वे की बात करते हैं, नॉर्वे क्या है कि हम 16 बार जो है वो क्या है प्रथम स्थान में रहा है। काफी जो है वहाँ का लोगों का जीवन स्तर जो है गुणवत्तापूर्ण जो है लोग जीते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो है फिनलैंड है, फिनलैंड जो अभी वर्तमान में जो है फिनलैंड ही क्या है नंबर 1 रैंक में है। तो वहाँ का जो HDI रैंक है उन 0.9 में है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है मध्य सूचकांक वाले देश जिनका मानव विकास सूचकांक जो है 0.5 से लेकर 0.799 के बीच है, वो मध्य सूचकांक वाले देश में आता है। उसके बाद निम्न सूचकांक वाले देश जिनका जो है मानव विकास सूचकांक जो है 0.5 से क्या होता है लोअर होता है, लो होता है, नीचे होता है, उसको जो है तो यहाँ जो है मानव विकास सूचकांक जो है 3 लेवल पर जो है मापा गया है। पहले 0.8 से ऊपर जो होगा वो नंबर 1 होगा। उसके बाद जो है मध्यम वर्ग वाला जो होगा 0.5 से लेकर के 0.799 के बीच, और एकदम जो लोअर कैटेगरी का होगा देश वो 0.5 से नीचे होगा। तो भारत जो है ना एकदम जो है लोअर कैटेगरी में आता है, 134वां है, समझ रहे हैं। 189 कंट्री में 189 देशों में, बताइए 189 देशों में 134वां पोजीशन है। तो कितना पीछे है इसका रोल नंबर देखिए। और किस आधार पर, तो स्वास्थ्य के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, स्किल के आधार पर जो है भारत जो है काफी पिछड़ा हुआ है। लेकिन यही अगर अर्थव्यवस्था की बात किया जाए तो 5वां पोजीशन आ जाता है। यही बात किया जाए जनसंख्या का तो नंबर 1 आ जाता है। तो हमें अपने जो मानव संसाधन है, हमारी जो जनसंख्या है, उन जनसंख्या को ये तीनों स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल बढ़ाने की आवश्यकता है, और इसकी अथॉरिटी जो है सरकार और हमें खुद भी लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 150 शब्दों से अधिक ना दीजिए, यानी 150 शब्द में लिखने कह रहा है। पहला क्वेश्चन है मानव विकास शब्द से आपका क्या अभिप्राय, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये मानव विकास से एक क्वेश्चन हमेशा आपको रहेगा ही रहेगा, इसलिए मानव विकास का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पकड़ के चलना पड़ेगा। बोल रहा है कि विकास का महत्वपूर्ण पक्षों में लोगों का जीवन की गुणवत्ता, आप कैसे जी रहे हैं, आपकी जीवन की गुणवत्ता क्या है,
अवसर की उपलब्ध, अगर आप अच्छे पढ़े लिखे हैं तो रोजगार के अवसर अवश्य आपको मिलेंगे। और वो है पर्याप्त जो है स्वतंत्रता सम्मिलित है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो मानव विकास। इस संदर्भ में मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन जो है डॉक्टर महबूबुल हक ने दिया। ये क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा। और ये जो है पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं। इस संदर्भ में डॉक्टर महबूबुल हक ने मानव विकास को परिभाषित करते हुए लिखा है कि मानव विकास मानव की आकांक्षाओं एवं उन्हें उपलब्ध जीवन यापन की सुविधाओं के स्तर को विस्तृत करने की जो है प्रक्रिया है। यानी मानव विकास जो है, जो भी आपके पास उपलब्ध संसाधन है उसको जो है सदुपयोग करके जो है अपना जो है जीवन स्तर को विस्तृत करना है, यानी गुणवत्तापूर्ण विकास करने की प्रक्रिया को ही मानव विकास कहा जाता है। बड़ा इस परिभाषा से स्पष्ट है कि इस प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु मानव है। यानी जितने भी अर्थव्यवस्था का विकास हो, चाहे मानव की विकास हो, मानव खुद एक केंद्र बिंदु है, ठीक है ना। तथा मानव विकास का मूल उद्देश्य ऐसी दशाएं उत्पन्न करना है जिसमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सके। बोल रहा है कि मानव विकास का मूल उद्देश्य क्या है। अगर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो हम लोग का मुख्य उद्देश्य क्या है, पहले जीव बोलते हैं कि अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाना है और अपने जीवन को गुणवत्तापूर्ण जीना है, यही मूल उद्देश्य है, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि एक जिनमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत करें, यानी आप जीने का जो एक उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो कैसा होना चाहिए, तो सार्थक होना चाहिए। सार्थक कहने का मतलब है कि कोई लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम लोग जो है प्रतिबद्ध हों, ठीक है, तो उसको हम लोग सार्थक कहते हैं। इस संदर्भ में मानव विकास की निम्नलिखित 3 सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। पहला क्या कहता है, दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन। हम लोग सबसे पहले सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, साफ सुथरा होते हैं, है ना। उसके बाद क्या है, नाश्ता करते हैं, व्यायाम करते हैं। तो व्यायाम और नाश्ता वगैरह जो हम लोग करते हैं, पौष्टिक आहार जो लेते हैं, हम लोग जो है अपना अच्छा स्वास्थ्य जो है बनाए रखने के लिए और खुद को दीर्घायु बनाए रखने के लिए करते हैं। दूसरा चीज है कि जब हम लोग नाश्ता पानी कर लेते हैं तो हम लोग उसको पढ़ने के लिए स्कूल चले जाते हैं, साक्षर होते हैं, है ना, अपने आप को ज्ञानवान बनाते हैं। तीसरी क्या है, आवश्यक संसाधनों की उपलब्ध तक हमारी पहुंच होनी चाहिए। जब तक आपके पास ज्ञान नहीं होगा, प्रशिक्षण नहीं होगा, तब तक जो है आप संसाधन तक पहुंच नहीं सकते हैं। जैसे आपके पास लैपटॉप रखा हुआ है, लेकिन आपको जो है ना ऑपरेट करने आता है, ना शट डाउन करने आता है, ना उसका सॉफ्टवेयर का कोई प्रोसेस आता है, तो कहीं ना कहीं आप उससे अनभिज्ञ रह जाएंगे, है ना। तो आपको क्या चाहिए, प्रशिक्षण चाहिए, कंप्यूटर ट्रेनिंग चाहिए। ट्रेनिंग का मतलब ही तो प्रशिक्षण होती है, है ना। तो ये क्या होना चाहिए, आपको ट्रेनिंग लेनी चाहिए, यानी प्रशिक्षण होना चाहिए, आपके अंदर स्किल होना चाहिए। देखिए यहाँ कहता है कि अतः स्वास्थ्य, शिक्षा तथा संसाधनों की उपलब्धता मानव विकास का केंद्र बिंदु। अगर ये तीनों पर ही अगर मानव फोकस करे, है ना, इसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोग अपने आप को जो है प्रतिबद्ध कर ले, तो 100% है मानव विकास हो जाएगा। इन पक्षों में से प्रत्येक के मापन के लिए क्या है कि उपर्युक्त सूचकों का विकास किया गया है। बोल रहे कि प्राय यह देखा जाता है कि लोगों के आधारभूत विकल्पों को चुनने की क्षमता और स्वतंत्रता नहीं होता है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे दुकान गए, आपके पास जो है कपड़ा का जो है 4 विकल्प दिए जाते हैं, 4 विकल्प दिए जाते हैं, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ले, ये ले, ये ले, ये ले। लेकिन इकोनॉमिक्स में कहा, रॉबिन्स ने कहा है कि हमारे पास साधन सीमित है और साधन सीमित होने के कारण चयन की समस्या आती है। हम लोग कौन सा चुने, क्योंकि हमारे पास पैसा सीमित है और हमारे पास विकल्प जो है 4 है, कौन ले, चारों तो ले नहीं सकते हैं, हमारे पास उतना साधन है नहीं। तो इसके लिए हमें चयन करने के लिए क्या चाहिए, बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है, यानी चुनने की क्षमता और स्वतंत्रता को बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है ना। ऐसा गरीब जो हैं सामाजिक भेदभाव, ज्ञान प्राप्त करने की अक्षमता, संस्थाओं की अक्षमता तथा अन्य कारणों को प्रभावी होने के कारण हो सकता है।
अगर हमारी संस्था जो है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, अगर उसको प्रभावी बनाया जाए, बच्चों को सही तरीके से समझाया जाए, तो कहीं ना कहीं जो है मानव विकास का जो स्तर है, लेवल है हमारा, और ऊपर जाएगा, ना कि निरंतर पीछे जा रहा है। अगर आप 2019, 2018 या 2020 का अगर हम लोग के HDI रैंक उठा करके देखें, तो पहले 130 था, जबकि 2024 में 134 हो गया। धीरे धीरे और भी हमारा रैंक जो है पीछे जा रहा है। अगर हम अपने बच्चों की बात करते हैं कि अरे तुम 5 क्लास में कौन जीता, मान लिया जाए रोल नंबर 5 था, लेकिन अब जो है 6 में रोल नंबर 1 लेके आया, तो हम लोग बोलते हैं ना कि बहुत अच्छा तुम्हारा प्रोग्रेस है। लेकिन अगर कोई बच्चा रोल नंबर 1 से रोल नंबर 5 में आ जाए, 10 में आ जाए, तो हम लोग बोलते हैं तुम पढ़ाई क्या कर रहा है। पेरेंट्स गुस्सा हो जाता है अपने बच्चों पर कि तुम्हारा परफॉर्मेंस इतना मतलब निम्न कैसे हो गया, इतना पुअर तुम कैसे हो गया है, डांटता है। लेकिन हमारा देश की जो है HDI पीछे जा रहा है, कौन डांटता है, कोई तो डांटने वाला है नहीं। तो एक ही उपाय है कि जो भी संस्था है, ठीक है, या हमारे पास जो भी संसाधन उपलब्ध हैं, तो उसका जो है सदुपयोग करने की आवश्यकता है। ठीक है, बोल रहा है कि कारणों से मानव को स्वस्थ और दीर्घायु जीवन जीने, साक्षर होने तथा संसाधनों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है। लोग पढ़ाई ही नहीं कर पाते हैं, स्कूल तक जा ही नहीं रहे, तो फिर कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट विकास होगा या मानव विकास कैसे होगी। इसलिए लोगों के विकास में वृद्धि करने के लिए स्वस्थ शिक्षा और संसाधनों की उपलब्धता के लिए मानवीय को सशक्त बनाना आवश्यक है। अगर ये तीनों की उपलब्धता हो जाए, स्वास्थ्य सुविधाएं अगर अच्छी सरकार कर ले, शिक्षा संस्था अच्छा कर ले, है ना, प्रशिक्षण यानी कौशल के लिए जगह जगह पर ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया जाए, तो अगर इस तरह किया जाता है तो मानवीय जो है सशक्त बनाया जा सकता है। यदि यदि बोल रहा है कि क्षेत्र में लोगों की क्षमताएं, उनके विकल्प भी सीमित है ना। अभी हमने कहा कि रॉबिन्स ने कहा है कि संसाधन सीमित है और आवश्यकताएं क्या है, अनंत हैं, तथा ऐसे भी मानव विकास का स्तर निम्न बना रहेगा। अगर इन तीनों पर विशेष ध्यान सरकार का आकर्षित नहीं किया गया या सरकार इसकी जिम्मेवारी नहीं ली, तो आज भी मानव की जो गुणवत्ता है वो काफी निम्न होगा या बना रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। यहाँ क्वेश्चन है मानव अधिवास क्या है बताइए, है ना। ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, और जो पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूँ, और वो भी 2018-17 रिपीट करते रहता है, क्योंकि चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वही आपको पूछेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए कि मानव एक सामाजिक प्राणी है। हम लोग सब समाज में और माता पिता के साथ या ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। अतः उसके अधिवास के मतलब होता है आश्रय, ये भी जान लीजिए। अधिवास का अर्थ क्या होता है, आश्रय, जहां आप निवास करते हैं उसको ज्योग्राफी के हिसाब से अधिवास कहा जाता है। हमारी सांस्कृतिक वातावरण के अंग है, ठीक है, जिनका निर्माण वह प्राकृतिक वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करके करता है। यानी जो अपनी जो संस्कृति का विकास है या वातावरण का जो विकास होता है, वहां के प्रकृति के हिसाब से होता है, वहां के भौतिक पर्यावरण के हिसाब से होता है। जैसे आप पठारी इलाके में चले जाएं, तो पठारी इलाका के लोग जो हैं, वहां भेड़ बकरियां मवेशियां पालने के बजाय वहां पर जो है शहरीकरण नहीं हो जाएगा, तो वहां जो है जिस तरह का प्राकृतिक वातावरण होता है, लोग अपने आप को उसी के अनुरूप सामंजस्य स्थापित करके जो है क्या करता है, एक वातावरण तैयार करता है, एक संस्कृति बनाता है। यही कारण है कि किसी क्षेत्र के मानवीय अधिवासों को देखकर हम वहां कि मनुष्य की संस्कृति और उनके सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक विकास का अनुमान लगा सकते हैं। जैसे आप चले जाइएगा कहाँ, एकदम पिछड़ा क्षेत्र किसको बोलते हैं, तो जहाँ एकदम मरुस्थलीय क्षेत्र है, जहाँ रोजगार का साधन नहीं हो, या हम पठारी या पर्वतीय क्षेत्र चले जाते हैं, वहां पर जो है आपको इंडस्ट्री नजर नहीं आता, उद्योग नजर नहीं आता, तो हम लोग ये अनुमान लगा लेते हैं काफी पिछड़ा है। लेकिन वही मैदानी भाग आ जाते हैं, जहां पर बंदरगाह होता है वहां आ जाते हैं, जहां पर्यटन स्थल है वहां आ जाते हैं, तो वहां देखते हैं कि वहां के जो मकान होते हैं काफी जो है ऊंचे ऊंचे होते हैं, फ्लैट्स वगैरह होते हैं,
ठीक है ना। तो हम लोग इससे अनुमान लगा लेते हैं कि किस तरह का वहां प्रकृति है। ठीक है, अब आगे देखिए, कहता है कि मानव भूगोल के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है मानवीय अधिवासों के अंतर्गत मनुष्य के आश्रय हेतु बने मकानों को तो लिया ही जाता है। जैसे जो जिस तरह का मकान बना हुआ है तो हम लोग ये अनुमान लगा लेते हैं कि ये परिवार किस तरह के होंगे, या यहाँ की प्रकृति, यहाँ का परिवेश किस प्रकार का होगा। उसके बाद कहता है कि इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के कल कारखाने, कार्यालयों, शैक्षणिक एवं धार्मिक संस्थाओं आदि से संबंधित भवनों को भी अधिवास के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है ना। कल कारखाने अगर जहां पर ज्यादा है तो वहां के लोगों का प्रति व्यक्ति आय अच्छा होगा, उच्च होगा। तो अगर प्रति व्यक्ति आय अगर अच्छा रहेगा तो वहां का जो है मानव विकास भी अच्छा होगा। ठीक है, और साथ ही साथ वहां के लोग जो हैं उनकी गुणवत्ता, जीवन की गुणवत्ता जो होगा उच्च होगा। अच्छा, कार्यालय और शैक्षणिक स्थान जहां आसपास होता है वहां के जो हैं रहन सहन जो होता है, वहां के जो सांस्कृतिक माहौल होता है, पर्यावरण जो होता है वो काफी उच्च होता है। तो ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अधिवास कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आप बस्ती को कैसे परिभाषित करेंगे। बस्ती बोले वो बस्ती सा है, तो बताइए ना बस्ती क्या है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं बस्ती क्या है। बोल रहा है कि आश्रय मानव व्यक्ति के भौतिक आवश्यकताओं में से एक है। बिना जो है हम लोग देखते हैं कि पूंजी भी दो प्रकार का होता है, एक मानव पूंजी होता है और एक भौतिक पूंजी होता है। मानव पूंजी को हम लोग स्वास्थ्य, शिक्षा और स्किल को बोलते हैं, लेकिन भौतिक पूंजी क्या है, गाड़ी घोड़ा, घर द्वार। तो घर घर क्या है, इसी को तो हम लोग आश्रय बोल रहे हैं। तो आश्रय किस प्रकार का है, भौतिक पूंजी है। तो भौतिक आवश्यकताओं में से एक है। मानव जिस स्थान को अपने आश्रय के लिए चुनता है, वहां आश्रय हेतु जिन मकान, घर, झोपड़ी आदि का निर्माण करता है वह उसका अधिवास कहलाता है, यानी आश्रय कहलाता है। अधिवास का अर्थ होता है आश्रय। ठीक है, इन्हीं के द्वारा क्या होता है कि मानवीय बस्तियों का निर्माण हो जाता है। जितना घर ज्यादा होगा उस अधिवास के अंतर्गत, तो वहां पर क्या निर्माण होगा, तो बस्ती का निर्माण होगा। अर्थात एक स्थान जो साधारणतया अस्थायी रूप से बसा हुआ हो मानव बस्ती कहलाता है, अस्थायी रूप से बसा हो। ठीक है ना। पहले लोग क्या होते थे कि एक जगह से दूसरी जगह जो है अपने अधिवास को बदलते थे, तो क्या बोलते हैं उसको, खाना बदोश कहा जाता था, आदि मानव कहा जाता था। लेकिन आजकल जो है वैसा नहीं होता है। वो क्या होता है, अस्थायी रूप से जो है बसा हुआ रूप रहता है। ठीक है, बसा हुआ रहता है तो उसको हम लोग मानव बस्ती कहते हैं। ठीक है, और जैसे ग्राम, नगर, शहर आदि कुछ बस्तियां अस्थायी भी होती हैं। नहीं, बहुत कम आज की डेट में अस्थायी मिलेगा। ठीक है, ज्यादातर क्या मिलेंगे आपको, अस्थायी मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप देख रहे होंगे कि मानव भूगोल में मानव बस्तियों के अध्ययन का औचित्य क्या, यानी क्यों हम लोग मानव बस्तियों को पढ़ते हैं मानव भूगोल में। अरे भैया, मानव भूगोल मानव बस्ती पर ही निर्भर करता है। मानव की बस्तियां जिस प्रकार होगा मानव का विकास भी उसी प्रकार का होगा। ठीक है ना। मानव यानी वहां की प्रकृति और मानव के बीच जो सामंजस्य होता है उसी के अनुसार मानव बस्ती होती है, और उसी प्रकार जो है मानव का विकास होता है। तो इसका आंसर देखिए, यहाँ पर बोलता है कि मानव बस्ती का अध्ययन मानव भूगोल का मूल तत्व है। बड़े मानव बस्ती का अध्ययन जो है मानव भूगोल का मूल तत्व यानी मेन फैक्टर क्या है, मानव बस्ती। अब बोल रहे क्योंकि किसी भी क्षेत्र में बस्तियों का रूप उस क्षेत्र का वातावरण मानव का संबंध को दर्शाता है। अब जिस तरह के मकान में रहते हैं, जिस तरह के परिवेश में रहते हैं, उसी प्रकार का आपका मेंटलिटी डेवलप हो जाता है। मानव भूगोल में मानव बस्तियों को पढ़ना आवश्यक है। यानी अगर मानव भूगोल आप पढ़ रहे हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, और मानव बस्ती के बारे में अगर आप नहीं जान पाए तो क्या आप ज्योग्राफी पढ़े, है ना। बोल रहा है कि क्योंकि मानव भूगोल मनुष्य से संबंधित है। बोल रहा है कि मानव भूगोल जो है किससे रिलेटेड है, तो मनुष्य से रिलेटेड है। और मनुष्य कहाँ रहता है, बस्ती में रहता है, गांव में रहता है। तो उसके गांव के बारे में तो हम लोग को जानना जरूरी है। अब क्या है कि
बोलता है कि मनुष्य के जो हैं मनुष्य संबंधी सभी कार्यों तथा पृथ्वी और मनुष्य के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मानव बस्ती कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। ये कहता भी है कि बुद्धि कौशल प्रश्न, यानी बुद्धि अपनी जो है बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए है। साथ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानवीय क्रियाकलाप क्या है। अच्छा, मैं बता दूं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में मानव जो है उत्पादक की 3 क्रियाएं, पहला प्राथमिक, दूसरा अनिद्वितीयक और तीसरा क्या है आपका तृतीयक क्षेत्र, जिसको जो है तृतीयक क्षेत्र, जिसको हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है, कृषि, पशुपालन, है ना, मत्स्य पालन, खनन, उत्खनन, वानिकी, जितना भी हो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। दूसरा क्षेत्र में क्या आता है, निर्माण और विनिर्माण। निर्माण और विनिर्माण यानी कहने का मतलब है उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन या फिर बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। तीसरा या तृतीय क्षेत्र में क्या आता है, तो ये जितने भी सेवा हैं, है ना, जैसे बैंकिंग हो गया, पर्यावरण हो गया, बोलते हैं ट्रांसपोर्टिंग वगैरह हो गया, है ना, या व्यापार हो गया, ये सब क्या है तृतीय क्षेत्र में आएगा। चलिए हम लोग जानते हैं कि मनुष्य अपनी जीविका चलाने के लिए मनुष्य जिन कार्यों को करता है, ठीक है, उन कार्यों को मानवीय क्रियाकलाप कहा जाता है या क्रियाकलाप कहते हैं। बोल रहा है कि अपनी आजीविका को चलाने के लिए मनुष्य जिन कार्यों को करता है उन कार्यों को क्या कहा जाता है, मानवीय क्रियाकलाप कहा जाता है, मानवीय गतिविधि कहा जाता है। मानव और उसके क्रियाकलाप पर्यावरण की उपज है। पर्यावरण में जिस प्रकार का जो है, जिस पर्यावरण में रहता है, जिस तरह की प्रकृति में रहता है, उस प्रकार के वो जो है क्रियाकलाप करना शुरू कर जाता है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में रहता है तो लोग देखे होंगे कि कृषि कार्य करता है, ज्यादातर मैक्सिमम लोग जो हैं कृषि पर इन्वॉल्व है। क्यों? क्योंकि रोजगार का और कोई साधन नहीं है। अगर आप नगर की बात करते हैं, शहर की बात करते हैं, तो वहां लोग जो दो क्षेत्र में ज्यादा रहता है, मैन्युफैक्चरिंग, यानी कहने का मतलब है कि गेहूं से आटा बनाने के काम में लगा रहता है, कोई राइस मिल में रहता है, धान से चावल बनाने के काम में रहता है, धागा से कपड़ा बनाने में रहता है, तो मैन्युफैक्चरिंग में रहता है। और कुछ लोग क्या रहता है कि व्यापार में लगा हुआ रहता है, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में लगा हुआ रहता है। तो बोलता है कि जिस परिवेश में रहेगा, जिस तरह के पर्यावरण में रहेगा, क्रियाकलाप जो है उसी प्रकार की उपज होगी। पर्यावरण स्थिति, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, जीव जंतु एवं जल राशियों जैसे भौतिक तत्वों का योग से बना है। जिस प्रकार के संसाधन, जिस प्रकार की जलवायु, क्लाइमेट्स, मिट्टियां पाया जाता है, उस हिसाब से जो है लोग अपनी क्रियाकलाप करते हैं। मानवीय क्रियाकलापों को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा जा सकता है। हालांकि जो है ज्योग्राफी में 5 भागों में बांट करके पढ़ना है। अब यहाँ बोल रहा है प्राथमिक क्रियाकलाप जो है, प्राथमिक अथवा प्राथमिक व्यवसाय हैं जिनके द्वारा मानव प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष उपयोग करता है। कृषि कार्य में मिट्टी प्रत्यक्ष उपयोग फसल उगाने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार जल क्षेत्रों में मछली पकड़ना, खानों में खनिज निकालना, वनों से लकड़ियां काटना, फल एकत्रित करना, पशुओं से ऊन, चमड़ा, बाल, खालें, हड्डियां आदि जो है प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, ये प्राथमिक उत्पादन का व्यवसाय है। प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत क्या क्या आता है, आपका पशुपालन पहला, दूसरा क्या है खनन, जो है कि आप देख रहे होंगे माइंस वगैरह किया जाता है या खेती बाड़ी किया जाता है। फिर क्या होता है उसमें कि जो पशु वो पालता है उससे क्या है कि ऊन या चमड़ा प्राप्त करता है, बाल प्राप्त करता है, खाल प्राप्त करता है, हड्डियां, ये एक प्रकार के द्वितीय क्षेत्र के लिए क्या है, कच्चे माल है। तो कच्चे माल का उत्पादन कौन करता है, तो प्राथमिक क्षेत्र या क्रियाकलाप के द्वारा मानव करता है। दूसरा में आते हैं द्वितीय क्रियाकलाप। इन व्यवसायों के अंतर्गत प्रकृति दत्त संसाधनों का प्रत्यक्ष उपयोग नहीं किया जाता है, वरन इनको जो है साफ परिष्कृत अथवा उनका जो है रूप परिवर्तन कर उपयोग के योग्य बनाया जाता है। यानी क्या है कि कच्चे माल को रूप और आकार में परिवर्तन कर उपयोग योग्य बनाया जाता है, उसे हम लोग द्वितीय क्रिया कहते हैं, जिसको मैन्युफैक्चरिंग भी कहा जाता है, विनिर्माण भी कहा जाता है। जैसे देखिए यहाँ एग्जांपल में दे ही दिया, गेहूं से आटा बनाना, फिर मैदा तैयार करना, ठीक है ना, कपास तथा
जूट से या ऊन से तथा रेशम से कपड़ा तैयार करना, लकड़ी से फर्नीचर बनाना, कागज बनाना, ये सब किसमें आएगा? तो ये सब मैन्युफैक्चरिंग का काम है, विनिर्माण का काम है, तो ये द्वितीय क्रियाकलाप में आएगा। तीसरा क्या है कि तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत उन सभी व्यवसायों को सम्मिलित किया जाता है जो प्राथमिक अथवा गौण उत्पादन की वस्तुओं को उपभोक्ता उद्योगपतियों तक पहुंचाने से संबंधित होते हैं, जैसे परिवहन। जैसे क्या है कि द्वितीय क्षेत्रक से खरीद करके जो है व्यापारियों तक पहुंचाता है या जनता तक पहुंचाता है, कंज्यूमर तक पहुंचाता है, जैसे परिवहन, वितरण, संचार, ठीक है, और संस्थाओं और व्यक्तियों की सेवाएं आदि। अगर कोई द्वितीयक यानी फैक्ट्री से मार्केट तक पहुंचाने का जो क्रियाकलाप है वो तृतीय क्रियाकलाप या सेवा क्षेत्र कहलाएगा। चौथा में क्या कहता है? बोले कि चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत अप्रत्यक्ष सेवा सम्मिलित किया जाता है, जैसे शिक्षा, शोध, ठीक है ना, अनुसंधान यहाँ लिखा हुआ है, नेतागिरी, ठीक है, नेतगिरी लिखा है, नेतागिरी आदि जो है या संगीत वगैरह जो है चतुर्थ क्रियाकलाप में आता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानवीय क्रियाकलाप क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जानते हैं कुटीर उद्योग व लघु उद्योग को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये इम्पोर्टेंस भी है। कुटीर उद्योग व लघु उद्योग को स्पष्ट करें या अंतर स्पष्ट करें। पहला बोल रहा है कुटीर उद्योग वे उद्योग हैं जिनके अंतर्गत वस्तुओं का निर्माण स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग करके घरों में किया जाता है और इस उद्योग में अधिकांश कार्य परिवार के सदस्य करते हैं। ठीक है ना, कौन करता है? परिवार के सदस्य करता है और इस उद्योग में मशीन का उपयोग नहीं किया जाता है। बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग या तो परिवार के सदस्य करते हैं, उन्हें स्थानीय बाजार में भी बेचा जाता है। इस उद्योग पर पूंजी या यातायात का जो है प्रभाव नहीं पड़ता है। अनेक कुटीर उद्योग तो मानवीय श्रम से ही प्रारंभ होते हैं, जैसे कांस से रस्सी बनाना, यानी यहाँ पर जो है कांसी लिखा होना चाहिए, रस्सी बनता है। उसके बाद जो है मिट्टी के बर्तन बनाना, पशु चारण द्वारा जो है चमड़े से विभिन्न वस्तुएं, तंबू, जूते, थैले इत्यादि बनाना, या फिर देखेंगे कि बांस के बर्तन जो बनाते हैं, तो ये सारे जो हैं घर के ही सदस्य बनाते हैं और स्थानीय बाजार में जो है बेचते हैं और उससे अपनी आजीविका चलाता है, तो उसे हम कुटीर उद्योग कहेंगे। कुटीर उद्योग में जो है यातायात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लोग पैदल पैदल ही चले जाते हैं स्थानीय बाजार, इसमें ट्रांसपोर्टिंग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब हम लोग आते हैं लघु उद्योग। बड़े लघु उद्योग को छोटे पैमाने का उद्योग कहते हैं या कुटीर उद्योग धंधे से थोड़ा सा बड़ा होता है ना, विस्तृत रूप है। इस उद्योग में कम पूंजी, कम मशीनें यानी छोटी मशीनें एवं कम श्रमिक की आवश्यकता होती है। यहाँ श्रमिक काम करेगा, यहाँ परिवार के लोग काम नहीं करते हैं। ठीक है ना। लघु उद्योगों में प्रयुक्त कच्चा माल दूर स्थित प्रदेशों से मंगाया जाता है और तैयार माल जो है कहाँ, तो व्यापारियों के माध्यम से दूर स्थित प्रदेशों में भेजा जाता है, फिर जो है उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है। इन उद्योगों के द्वारा जो है विकासशील देशों में बड़ी मात्रा में व्यक्तियों को रोजगार और क्या है मिलता है। चमड़े का सामान, गलीचे, बिजली एवं इलेक्ट्रॉनिक सामान इत्यादि जो है लघु उद्योग का उदाहरण है। तो ये आप देख लिए होंगे कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, लोहा इस्पात उद्योग क्या है? लोहा इस्पात उद्योग जो है बच्चों सबसे पहले भारत में जो है टाटा ने किया था। कब? 1907 में स्वर्ण रेखा नदी के तट पर। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या कहता है कि वर्तमान यंत्र युग की सभ्यता के आधार पर लोहा और इस्पात है। हालांकि हमारे हड़प्पा सभ्यता में जो है लोहा का जानकार लोग नहीं थे। ठीक है ना, कांस्य युगीन कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है हिस्ट्री में कि कांस्य युगीन सभ्यता कौन थी, तो हड़प्पा सभ्यता। उस वक्त जो है वहां के निवास करने वाले, अधिवास करने वाले जो लोग हैं वह लोहा की जानकारी उनको या इस्पात की जानकारी नहीं थी। बुराई के आधुनिक निर्माण उद्योगों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लोहा इस्पात का निर्माण है। आज की डेट में अगर हर जगह घर में आप देखेंगे, बिल्डिंग्स में देखेंगे या टावर में देखेंगे, तो आपको क्या मिलेगा?
लोहा मिलेगा, क्योंकि अन्य निर्माण उद्योगों के लिए मुख्यतः लोहा इस्पात ही कच्चे माल की तरह प्रयुक्त होता है। और आगे देखेंगे कि लोहा इस्पात की बहुत सी किस्में होती हैं, यानी 4 किस्म होता है। लोहा के जो अयस्क होते हैं वो 4 प्रकार का होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पहला देख लीजिए, मैग्नीज मिलाने से इस्पात कठोर होता है। मैग्नीज अगर मान लिया जाए लोहा में मिलाया जाता है तो वह क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में पिछले बार पूछा हुआ भी क्वेश्चन है कि लोहा में क्या मिलाया जाता है कि वह कठोर हो जाता है, तो मैग्नीज मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, मैग्नीज, ठीक है। और ये बोल रहा है कि घर्षण रोधी हो जाता है, अतः इससे खनन यंत्र, विद्युत मशीन, भारी रकम की मशीनें इत्यादि जो है बनाई जाती है। और दूसरा है क्रोमियम मिलाने से जंग ना लगने वाला इस्पात बन जाता है। देखिए क्या बोल रहा है, मैग्नीज मिलाने से वो कठोर हो जाता है और क्रोमियम अगर लोहा में मिला दिया जाए तो वह जंग नहीं लगता है, उस इस्पात में जंग नहीं लगता है, ठीक है। तीसरा क्या है, निकिल मिलाने से अति कठोर अम्ल रोधी और उच्च ताप सह इस्पात बनता है, जिसे आम्रम क्या बोल रहा है, आर्मर, प्लेडस, बॉल बेरिंग्स इत्यादि जो है बनाया जाता है। जैसे गाड़ी में बेरिंग वगैरह होता है ना, तो उस बेरिंग में क्या मिलाया जाता है, निकिल मिलाया जाता है। यह काफी कठोर होता है, जल्दी घिसता नहीं है ना, अम्ल रोधी होता है। यह ताप को बर्दाश्त करता है। बहुत रनिंग हो रहा है फिर भी क्या है, बोल रहा है कि 400-500 किलोमीटर लगातार चल जाता है, लेकिन वो क्या होता है, घिसता नहीं है। गर्म तो होती होगी लेकिन घिसता नहीं है, ठीक है। अब चौथा में बोल रहा है कि कोबाल्ट मिलाने से ऐसा कठोर इस्पात बन जाता है कि उससे धातु काटने और औजार बन जाते हैं। अगर कोबाल्ट लोहा में मिला दिया जाए तो इतना कठोर हो जाता है कि लोहा को लोहे काटता है। आप सुने होंगे कि लोहा को क्या काटता है, लोहा ही काटता है। तो जो लोहा काटने वाला होता है उसमें क्या मिलाया गया हुआ रहता है, कोबाल्ट मिलाया गया हुआ रहता है, ठीक है ना। फिर है पांचवा, मैग्नीज, निकिल और क्रोमियम मिलाने से स्टेनलेस स्टील बन जाता है। अगर ये तीनों तत्व को एक साथ मिला दिया जाए तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टील यानी इस्पात कहते हैं, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है, कभी भी आप सुनेंगे लोहा इस्पात, है ना, लोहा और इस्पात। लोहा में क्या क्या मिलाया जाता है, तो क्रोमियम, निकिल और कोबाल्ट मिलाया जाता है एक साथ, तो क्या बन जाता है, स्टील बन जाता है, वो भी लोहा ही रहता है। और यहाँ देखिए बोल रहा है कि टंगस्टन और मोलिब्डेनम मिलाने से तीव्र गति से काटने वाला औजार या इस्पात बन जाता है। और भी मिलाया जा रहा है, क्या मिलाया जा रहा है, टंगस्टन और मोलिब्डेनम मिलाने से क्या हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है, औजार बनाने वाला जो है तीव्र धार वाला बन जाता है। लेकिन अगर लोहा के अयस्क की बात करेंगे तो ये 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है, ठीक है। चलिए बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के जो है शॉर्ट डिफिनेशन लिखने के लिए क्वेश्चन आता है तो मैं उसी तरह का क्वेश्चन को चयन किया हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल रहे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग, दूसरा है विनिर्माण जिसको मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है, स्वच्छंद उद्योग, तो हम लोग जानते हैं तीनों के बारे में, ठीक है। पहला क्या है, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग, बोले निर्माण क्रियाओं में, बोले कंस्ट्रक्शन जो एक्टिविटी होता है उसमें उच्च प्रौद्योगिकी नवीनतम पीढ़ी है। आज के जो है कलयुग का जो है ये पीढ़ी है जो नवीनतम है, नया है। इनमें से इसमें उन्नत वैज्ञानिक एक इंजीनियरिंग उत्पादकों का निर्माण गहन शोध एवं विकास के प्रयोग के द्वारा किया जाता है। बिना शोध का, बिना रिसर्च का जो है नए नए देख रहे होंगे पहले जो है, अच्छा ये भी अगर उद्योग की बात कर लें तो सबसे पहले औद्योगिक क्रांति जो है ब्रिटेन में हुई थी। कहाँ हुई थी, ब्रिटेन में हुई थी औद्योगिक क्रांति। कब, तो 1850 के दशक में। और वहीं से जो है मशीन का निर्माण जो होना शुरू हो गया और दुनिया में जो है कल का युग शुरू हो गया, यानी मशीनों का युग शुरू हो गया। इंजीनियरिंग उत्पादकों का निर्माण जो है रिसर्च के द्वारा होने लगे, नए नए चीजों का आविष्कार होने लगा एवं विकास के प्रयोग द्वारा किया जाता है। अब एक उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में यंत्र, कंप्यूटर और आधारित डिजाइन एवं निर्माण, धातु पिघालने एवं शोधन के इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण एवं नए रासायनिक औषधि उत्पादन महत्वपूर्ण
स्थान रखते हैं। पहले लोग जो है एक फोटो खिंचाता था ना, तो उसमें नेगेटिव मिलता था और महीनों दिन लगता था उसको साफ करने में, आने में। लेकिन अभी क्या है कि आप सेल्फी लीजिए और जो है तुरंत जाइए लैब और निकाल लीजिए। तो ये किसका देन है? उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग का ही देन है। अगर आज आप जो है अपने सगे संबंधियों से जब इच्छा किया बात कर लेते हैं, तो ये भी किसका देन है? उच्च प्रौद्योगिकी का ही देन है। अगर आप फेस टू फेस बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कॉल है ना, बहुत तरह का कॉल ऐसा है जो आपको फेस टू फेस जो है वीडियो कॉल के द्वारा दिखाया जाता है। तो ये सब भी उच्च प्रौद्योगिकी का ही देन है। चलिए आप लोग विनिर्माण जानते हैं। अगर हम विनिर्माण अपने शब्दों में कहें तो विनिर्माण जो है वो कहता है कि कच्चे माल को रूप और आकार में परिवर्तन करना और उसके उपयोग योग्य बना देना ही क्या कहलाता है? विनिर्माण कहलाता है। लेकिन अभी हम लोग यहाँ देख लेते हैं विनिर्माण से तात्पर्य किसी वस्तु का उत्पादन है। हस्तशिल्प कार्य से लेकर लोहे, इस्पात एवं गढ़ना, प्लास्टिक के खिलौने बनाना, कंप्यूटर के सूक्ष्म घटकों को जोड़ना एवं अंतरिक्ष यान निर्माण इत्यादि सभी प्रकार के उत्पादन को विनिर्माण कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर विनिर्माण में अगर आप शॉर्ट तरीके से अगर एक अच्छे एग्जाम्पल से समझे तो गेहूं यानी बोल सकते हैं गेहूं से जो आटा बनाया जाता है, धान से जो चावल बनाया जाता है, यानी कपास या जूट से जो है कपड़े बनाए जाते हैं, सब विनिर्माण का उदाहरण है। ठीक है। देखिए लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का, बोला स्वच्छंद उद्योग। ये उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं या किसी विशिष्ट कच्चे माल पर जो है निर्भर नहीं करता है। ये जो है कहीं से मंगाया जाता है, ठीक है ना, और फिर जो है जाकर के जो है वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। ये उद्योग संगठक पुर्जों पर निर्भर होता है, यानी कहीं से कल पुर्जे आते हैं या सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग होती है, यानी उसका रूप और आकार दिया जाता है। बोल रहा है कि जो कहीं से भी प्राप्त किए जा सकते हैं, इसमें उत्पादन कम मात्रा में होता है। जैसे मान लिया जाए अगर जहां पर कच्चा माल मिल रहा हो और वहीं अगर उत्पादित उद्योग स्थापित कर दिया गया हो तो उत्पादन लागत भी कम लगता है और अधिक मात्रा में उत्पादन भी होता है, सस्ते दर पर श्रमिक भी मिल जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि कहीं से भी मंगाया जा रहा है यहाँ वस्तु, ठीक है, वहां पर जो है बोल रहा है कि उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थान पर, वहां पर ज्यादा मिलता नहीं है, आपको बाहर से मंगाना होता है। तो अगर बाहर से अगर आप रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं, कल पुर्जे मंगा रहे हैं, तो वहां उत्पादन करने में आपको उत्पादन लागत अधिक लगता है और उत्पादन भी कम होता है। बड़ा इसकी श्रमिकों की भी कम आवश्यकता होती है। सामान्यतः ये उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। ठीक है। स्वच्छंद उद्योग जो है वो उद्योग प्रदूषण नहीं करता, क्योंकि कहीं और से रॉ मटेरियल मंगाया हुआ रहता है, वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करना रहता है। ठीक है। हालांकि हम लोग यहाँ प्राथमिक गतिविधि, द्वितीय गतिविधि पढ़ चुके हैं, तो इसको हम लोग दोबारा लेना नहीं चाहते हैं। ठीक है। धन्यवाद बच्चों। आप सभी का ज्योग्राफी का आज जो है लमसम 8 चैप्टर का जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, और अगला वीडियो में जो है आप सभी को ज्योग्राफी से रिलेटेड जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक चैप्टर से मैं ले रहा हूँ। ठीक है। और ये मैं किताब से बता रहा हूँ। धन्यवाद।